नमस्कार बच्चों। आज जो हम द्वितीय वर्ष कला हिंदी के हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए उनका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें कहा जो एकांकी संग्रह की पुस्तक है उसमें हम प्रथम एकांकी नया पुराना का विश्लेषण और उसके द्वारा दिया गया संदेश इसका अध्ययन करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको एकांकीकार का परिचय दे देती हूँ। इसके नया पुराना एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म 1910 में हुआ था, देहावसान 1996 में और जन्म स्थान है जालंधर। प्रमुख रचनाओं के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। अश्क जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, आलोचना आदि पर अपना लेखन किया। इनके प्रमुख नाटक में प्रसिद्ध नाटक है जय पराजय और प्रमुख एकांकी पापी वेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, जोंक आदि हैं। लगभग इन्होंने 200 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। उसमें प्रमुख कहानियों का नाम लेती हूँ मैं। अंकुर, नासूर, मेमने, कैप्टन रशीद आदि। काव्य संग्रह हैं इनके द्वारा लिखे हुए दीप जलेगा, चांदनी रात, अजगर। प्रमुख उपन्यास कीर्ति दीवारें, गर्म राख आदि। प्रमुख संस्मरणों का जहाँ तक वर्णन है या उनके नाम है इस तरह से: मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ और पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। कुछ और मैं इनके बारे में आपको परिचय दे देती हूँ। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्यिक लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता का पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनकी एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। इनकी जो शैली है वह व्यंग्यात्मक और व्यंग्यात्मकता का पुट लिए हुए है और संप्रेषण को अत्यधिक तीव्रता प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके जो एकांकी हैं उसके किस पर केंद्रित हैं और एकांकियों का के बारे में संक्षिप्त परिचय और भी दे देती हूँ मैं। ये लघु कलेवर के होते हैं और इनमें जो पात्रों की संख्या भी संक्षिप्त होती है। इसके द्वारा कोई ना कोई संदेश देना ये एकांकी कोई ना कोई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है हमको। अब हम नया पुराना एकांकी के प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो एकांकी के जो नियम है उसके अनुसार इसका नया पुराना एकांकी का जो है कलेवर लघु और सीमित है तथा एकांकी जो है गहनों को लेकर लिखी गई है और गहनों पर केंद्रित एकांकी में प्रमुख पात्र का द्वंद्व दर्शाया गया है। एकांकी में कथोपकथन सरल, सहज और संक्षिप्त हैं। एकांकी के पात्रों की जहाँ तक बात है तो एकांकी के बनावट के अनुरूप पात्र सीमित हैं। प्रमुख पात्र देवचंद, रविदत्त और कमल हैं। प्रमुख स्त्री पात्र प्रतिभा, भाभी, लिल्ली की माँ, जो इस एकांकी में कभी भी उपस्थित नहीं हुई है और मात्र उनकी चर्चा की गई है। पात्रों के मध्य संवाद एकांकी को गति देने में सक्षम है। एकांकी के द्वारा मूल्य और आदर्श को स्थापित किया गया है। इस एकांकी की जो इसका शीर्षक है उसके अनुसार नई सोच और पुरानी सोच का द्वंद्व दर्शाया गया है। अब मैं इस एकांकी के प्रमुख जो बिंदु हैं या इसके द्वारा जो सवाल उठाया गया है, जो प्रश्न हमारे सामने रखा गया है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। एकांकी के माध्यम से मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना का प्रमुख संवेदनात्मक वर्णन किया जाता है और उसको इस एकांकीकार ने सफलतापूर्वक किया है। एकांकी में घटित घटना का चयन भी दैनिक जीवन से घटी घटनाओं पर आधारित होता है। संघर्ष का चित्रण एकांकी का जो प्रमुख है या इसमें हम देखते हैं नया पुराना एकांकी में भी मानसिक द्वंद्व, कश्मकश का चित्रण बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ किया गया है। नया पुराना एकांकी में कथोपकथन में कौतूहल, जिज्ञासा और गति से एकांकी में सजीवता उत्पन्न हो गई है और या पात्रों के मध्य हुए वार्तालाप में तारतम्य है तथा पारिवारिक माहौल का स्वाभाविक चित्रण है। नया पुराना एकांकी में एकांकीकार ने
एकांकी के मापदंड के अनुरूप लघु आकार और सीमित पात्र संख्या का ध्यान रखा है और दो पात्रों के मध्य हुआ संवाद गतिशीलता लिए हुए है। एकांकीकार ने शिल्प विधान का ध्यान रखते हुए नया पुराना जो एकांकी है उसमें के कलेवर को लघु आकार दिया है। तो यहाँ पर हमने अभी एकांकी के बारे में पढ़ा और जाना समझा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बिंदु बताती हूँ। जैसे इसमें मैंने आपको नई पुरानी सोच और द्वंद्व इत्यादि के बारे में बताया। इसके जो प्रमुख पात्र है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जो प्रमुख पात्र देवचंद है और उसके चरित्र के बारे में बिंदुवत आपसे बात करती हूँ, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देवदत्त का जो चरित्र है वो विश्वसनीय और ईमानदार है, मूल्यों और आदर्शों का पालन करने वाला है, निष्ठावान और समर्पित प्रधानाध्यापक है, प्रणपालक और मददगार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एकांकी का जो मूल भाव है उसको भी आपको समझाना आवश्यक है ताकि आपका उससे जो तारतम्य बैठ सके। देवदत्त जो है प्रमुख पात्र इसका वो प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत देवचंद शिक्षा के पुनीत कार्य से जुड़ा हुआ है और जीवन मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा है, मानवता का पक्षधर है और अनीति के कार्य से दूर रहता है। जीवन में आदर्शों को महत्व देता है और अंत तक कायम भी रहता है। किसी के द्वारा उस पर भरोसा करने पर उस भरोसे को बनाए रखना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है। एकांकी के प्रारंभ में देवचंद और रविदत्त के मध्य गहनों को लेकर वार्तालाप चल रहा है। गहने देवचंद के विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा लिल्ली की मां द्वारा सुरक्षा के लिहाज से लगभग 60,000 कीमत के देवचंद के पास रखवा दिए गए हैं। रविदत्त का सोच सतही है और वह अव्यवहारिक। रविदत्त लिल्ली की मां के जो गहने हैं वो उसको सौंपे जाने का विरोध करता है और वह चाहता है कि और देवचंद को नसीहत देता है कि आज के समय में 50-60 हज़ार के गहनों को कौन वापस देता है, और फिर उन गहनों की कोई लिखा पढ़ी नहीं है, रसीद भी नहीं है। ऐसे में रविदत्त को यह एक अवसर था जिसका लाभ उठाने के लिए देवचंद पर दबाव डाल रहा है और वक्त की दुहाई देता है। कहता है वक्त की ये नज़ाकत है, आज के समय में तुम नैतिकता और आदर्श की बात कर रहे हो, समय बदल गया है, घर आई लक्ष्मी को कौन कमाता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, इत्यादि बातों से उसका जो है मस्तिष्क उसको धो देना चाहता है। रविदत्त का पूरा प्रयास है कि देवचंद का जो किसी तरह ब्रेन वॉश कर दे और लिल्ली की माँ के गहनों को हड़प ले। रविदत्त अपने कर्तव्यों को कुतर्कों के द्वारा देवचंद को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी ईमानदारी को लेकर ऐसे ही घिस घिस कर अभी आगे का जीवन व्यतीत करोगे और अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। असल में लिल्ली की माँ का रानीहार देवचंद ने रविदत्त के मांगने पर उसकी नवविवाहिता पत्नी को दे दिया था। अब वह उसे नहीं लौटाना चाहता है। देवचंद को उसकी पत्नी में जो है उस शक से देखती है कि लिल्ली की माँ ने देवचंद को आखिर इतने महंगे गहने कैसे सौंप दिए। क्या पता लिल्ली की माँ के मन में देवचंद के प्रति कोई आकर्षण हो, और देवचंद के मन का संघर्ष और उसकी जो छटपटाहट है वह अपनी पत्नी से साझा भी करना चाहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, पर उसकी पत्नी उसके चरित्र पर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटती है। और जो देवचंद है वो लिल्ली की माँ को बुलाकर उसे गहने सौंप देना चाहता है। इसी क्रम में लिल्ली की माँ से बातचीत करता है और लिल्ली की माँ उसे यही कहती है कि गहने यदि देवचंद के घर से चोरी हो सकते हैं तो उसके घर से भी चोरी हो सकते हैं। लिल्ली की माँ द्वारा इतना विश्वास और उस उधर रविदत्त द्वारा किसी तरह से लगातार देवचंद को नीति से विरुद्ध जाकर काम करने को उकसाना, इस एकांकी में इस तरह से जो द्वंद्व है उसको उभारा गया है। अभी मैंने आपको देवचंद के चरित्र के बारे में बताया था कि वह विश्वसनीय है, ईमानदार है, समर्पित है, एक अच्छा प्राध्यापक है, क्योंकि एक अच्छे टीचर में जो भी गुण होने चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो एक नींव खड़ी करता है नागरिकों की, उन सारे मापदंडों पर देवचंद का चरित्र एकदम खरा उतरता है। तो उपयुक्त देवचंद के चरित्र के आधार पर हम देखते हैं
कि उपयुक्त बिंदुओं के द्वारा देवचंद की शारीरिक विशेषता के साथ साथ उसके मानसिक द्वंद्व को और रविदत्त तथा उसकी पत्नी द्वारा उसके मूल्यों को रक्षा को ढोंग बताना, उसकी व्यवस्था का मजाक उड़ाना, उसकी जो पीड़ा है उसका कारण बनता जाता है। पूरी एकांकी में देवचंद अपने जो मूल्य हैं और आदर्शों के लिए अपनों से ही संघर्षरत रहता है। इस तरह एकांकी आदर्शवाद और यथार्थवाद के विवाद को लेकर समाप्त हो जाती है। तो इसमें प्रमुख बात यह है कि सोच नई और पुरानी, जो नई नई पीढ़ी है, हालांकि उसका जो नई पीढ़ी का जो प्रवर्तक है वो एक तरह से देवचंद भी है, पर रविदत्त जो है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक सोच का है और उसको नीति, मूल्यों, आदर्शों से कोई मतलब नहीं है। पर कहानी एकांकी, कहानी नहीं बच्चों, एकांकी हमारे सामने ये एक संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें किसी का विश्वास उसको नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही हमें लोभ लालच में पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी का जो विश्वास है अगर वो टूटता है तो सामाजिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराने लगती है। और यही इस एकांकी का सुंदर संदेश है जिसमें एकांकीकार पूर्णतः सफल हो गए हैं। धन्यवाद बच्चों।